वेलकम टू इन टाउन चैनल। आज मेरे साथ में जो शख्सियत जुड़े हैं वो उनको कोई तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है और बिना आपका टाइम ज़ाया करे मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ में अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, उनका नाम है राजकुमार कनौजिया जी। हम उनसे बात करेंगे, मेरे साथ में बैठे हुए हैं। राजकुमार कनौजिया जी, इन टाउन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट ग्रेट सर। मैं जहाँ तक जानता हूँ आपने 400 ऐड अब तक कर चुके हैं। जी, तो ये ऐड का सिलसिला आपका कैसा रहा है अभी तक? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मेरी शुरुआत जो है वो रंगमंच से हुई है और रंगमंच में मैं आज भी सक्रिय हूं और काफ़ी रंगमंच में मैंने अलग अलग खेल खेला है और बतौर एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी तीनों लैंग्वेज में। और चूंकि मैं मुंबई का हूँ इसलिए मैं 9 लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और इसके अतिरिक्त थिएटर से करते करते मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी दरअसल शुरुआत एड वर्ल्ड से हुई थी और विज्ञापनों की दुनिया में ही मैं जाना माना गया हूँ। और आज भी वही एक क्षेत्र है, विज्ञापन का क्षेत्र, जिससे मैं लग्जरियस लाइफ जी पाता हूँ। मटेरियलिस्टिक लाइफ वहीं से है, न तो फिल्मों में, सीरियल में अमूमन सब रोते रहते हैं। तो एटलीस्ट ये एक क्षेत्र ऐसा अनछुआ रह चुका है जहाँ पर लोग रोते गाते नहीं हैं। तो आई एम रियली एन्जॉइंग सीरियल्स। और रही बात फिल्मों की, तो फिल्में मैंने शुरुआती दौर पे जो 3 फिल्में थी वो इतनी मकबूल नहीं हुई और चौथी जो आई वो स्टाइल रही है और स्टाइल से ही मैं मकबूल हुआ, फेमस हुआ। तो स्टाइल मेरा एक लैंडमार्क था मेरे करियर में। सर बिल्कुल आपने सही कहा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था एंड वेरी इंस्पॉर्टेंट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आपने 3 पिक्चर की थी स्टाइल से पहले, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और आपने स्टाइल आपकी चौथी पिक्चर थी जहाँ पर आपका कैरेक्टर का नाम था शरद कांडी। तो वो कैरेक्टर से आप काफ़ी फेम मिला आपको। तो वो कैरेक्टर आपको कैसे मिला और आपने उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की थी जो आज आज भी वो कैरेक्टर के नाम से आप जाने जाते हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएंगे तो बहुत उपकार होगा सर। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआती में कहा कि भाई मेरी शुरुआत जो है, प्रारंभ मेरा विज्ञापनों से हुआ था। तो विज्ञापन की दुनिया में मैं मकबूल होने लगा था, जाने माने लगा था घर घर में। तो मेरा एक ऐड था स्टार टीवी के लिए, जो स्टार टीवी के लिए ऐड किया था, जो कि स्टार प्लस, जितने भी स्टार के चैनल हैं सबके लिए एक ऐड था स्टार टीवी। जब बच्चन साहब का केबी से चल रहा था, नया नया शुरुआत हुआ था, तो उनका और मेरा ऐड साथ साथ आता था। और ये आप लोगों को बता दूं कि ये विज्ञापन अब तक का टीवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा लंबा लेंथ वाइज विज्ञापन रहा है। और वो ऐड इतना पॉपुलर हुआ था। और हाँ, वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों लैंग्वेज में आया करता था। तो उससे मेरे को बहुत ख्याति मिली और वही देख कर के एन चंद्रा ने मुझे सामने से बुलाया था स्टाइल फिल्म करने के लिए। और मुझे कुछ पूछा पाछा नहीं, डायरेक्ट बोला कि भाई आप कर रहे हो मेरी फिल्म। और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और फिर 1 महीने के लिए रामोजी फिल्म सिटी गया। और अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत ही अनोखा अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। मैं उसमें मेरे फादर शक्ति कपूर बने थे, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। ही इज़ अ फैंटाबुलस एक्टर। शर्मन जोशी अपने आप में बहुत अच्छा कलाकार है और सारे लोग उसमें अच्छे थे, दर्शन जरीवाला और एन चंद्रा अपने आप में, जिन्होंने तेज़ाब, प्याराना, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, उनके साथ आप काम करने का मौका मिल रहा है आपके शुरुआती दिनों में, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड। तो सर ये मुझे जानना था कि, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपको जो वहाँ से जो हाइप मिली, तो उसमें अभी तक आप जो सक्सेस पे पहुँचे हैं या हैं, कायम रखे हैं अपना मुकाम, कितना हद तक उसने आपको सपोर्ट किया, वो कैरेक्टर ने आपको? देखो, शरद कांडी जो है कैरेक्टर, अगर आपने फिल्म देखी है तो देखी होगी गारंटी, हाँ। क्योंकि ऐसा कोई यूथ नहीं है तब का जिन्होंने देखी नहीं फिल्म, इनफैक्ट बाद की जनरेशन भी। और उसके अतिरिक्त वो सैटेलाइट चैनल में रेगुलर आती रहती है, जी सिनेमा में विशेष तौर पर रेगुलर आती रहती है। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं यूथ लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। और महाराष्ट्र का, पूरे महाराष्ट्र का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट नहीं बुलाया था। और अनगिनत ऑफ़र आ रहे थे, मुझे बहुत ऑफ़र आया। तो मुझे उस वक्त मतलब बहुत इतना ये था कि मैं जो जितने भी नीचे, क्योंकि स्टाइल जो है वो मास अपील फिल्म थी, जो नीचे तबके के लोग हैं, पानी पूरी वाला, ऑटो वाला, जितने भी वाले हैं, तो ये सब वाले लोग मुझसे पैसे लेना बंद कर दिए थे।
जैसे मान लो मैं ऑटो में जाऊँ तो बोला, अरे नहीं आप तो शरद कांडे, आपसे क्या पैसे लेना, पानी पूरी खाऊँ तो अरे नहीं नहीं। तो इस तरीके से वो फेमस हो गया था कैरेक्टर शरद कांडे। और दोनों हीरो जो चंटू मंटू हीरो थे, दोनों हीरो जितने पॉपुलर थे उतना ही मैं पॉपुलर था। और यही वजह है कि हमने शोज़ बहुत किए उसके पश्चात, फिल्म रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे शोज़ किए जिसमें मुझे भी बुलाया जाता था और मेरी भी अपनी फ़ैन क्लब थी। तो अच्छा लगा कि एक ऐसी फ़िल्म जिसमें एज अ कॉमेडियन बतौर आप जुड़े हुए और आपकी एक फ़ैन क्लब बन रही है, आपको लोग सराह रहे, इज़्ज़त दे रहे, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सर अभी राधे रिलीज़ हुई है रिसेंटली और काफ़ी अच्छा मार्केट में उसका रिव्यू भी है और उसमें भी आपने कैरेक्टर प्ले किया है। तो मुझे जानना है कि राधे आपको कैसे मिली और उसके पीछे की स्टोरी क्या थी कि लाइक मैंने आपका कैरेक्टर देखा उसमें और जब राधे आते हैं स्क्रीन पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आपको एक लिफाफा हाथ में देते हैं तो आपको लगता है कि शायद वो पैसे होंगे, लेकिन उसमें थैंक यू लिखा रहता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मतलब सीन आपने किया तो कैसा आपका टेक अवे था, मतलब कैसे उसमें आप आए, थोड़ा उसके बारे में अगर रोशनी डालेंगे तो दैट बी नाइस। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये सलमान भाई के साथ मैंने 7वीं बार काम किया है। ये 7वीं बार राधे मैंने काम किया, 7वीं बार। तो सलमान भाई मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं। और इस फ़िल्म के रही बात इस कैरेक्टर की जो मैंने इन्फॉर्मर का किया था, तो इसके जो राइटर भी एसोसिएट डायरेक्टर हैं आलोक उपाध्याय जी, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे ही मतलब रिकमेंड या ऐसा कुछ नहीं था, बस आप ही करोगे ये रोल, इस तरीके से मुझे इसमें मेरी इन हुई। और सलमान खान प्रोडक्शन में काम करना मतलब एज एन एक्टर बहुत ही अद्भुत अनुभव रहता है, क्योंकि उसमें अनुभव सारा कुछ मिलता है कि बड़ी स्टारडम वाली फ़िल्म के आसपास ज़ाहिर सी बात है जब कोई बड़ा चीज़ होता है तो उसमें बड़े लोग ही जोड़ते हैं। जो छोटे से छोटा लोग होता है वो भी अपने लिहाज से बड़े होते हैं। तो सब कुछ बड़ा बड़ा होने की वजह से हम खुद भी अपने आप को बड़े समझने लग जाते हैं और फिर हम बड़ा खेल खेलने में बिलीव करने लगते हैं। तो ये एक अद्भुत अनुभव रहा। और इसके अतिरिक्त सलमान भाई एज एन को एक्टर बहुत फैंटास्टिक है। जब तक मैंने उनके साथ काम किया, मौका मिला, ही इज़ फैंटाबुलस। बहुत हंसी मजाक, ऐसा लगता ही नहीं है कि सेट पर कोई गंभीरता है। मतलब एकदम हंसी मजाक का माहौल रहता है और खुशनुमा माहौल में फिर काम करना और भी आसान और सहज हो जाता है। तो आई रियली एन्जॉय इट। दैट्स रियली नाइस। सर मुझे जानना था कि अभी तक की आपकी जो लाइफ की जर्नी रही है उसमें आपने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, तो कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा लगती कि यार ये चीज़ अगर होती तो मैं यहाँ होता, या ये चीज़ होना चाहिए थी, या ये चीज़ मैं करना चाहूँगा, ऐसा कुछ अगर है पॉइंट तो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे आपके बारे में। देखिए, ऐसा ये है कि जाहिर सी बात है एज एन एक्टर मैं चाहूँगा कि मैं खुद मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑर्थोबैक्ट रोल करूं जिसमें पूरे फ्रेम में मैं रहूं। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि सारा फ्रेम मेरे ऊपर निर्भर रहे। और ऐसे ही मैं कुछ कुछ कैरेक्टर है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो मेरी शक्ल काफ़ी मेकअप के बाद उनसे हूबहू मिलती जुलती है एपीजे अब्दुल कलाम से। और मैं इनफैक्ट प्ले भी करने जा रहा हूँ एक उनके नाम पर। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे लेकर के फ़िल्म बनाए एपीजे अब्दुल कलाम पर। अगर वो फ़िल्म बनती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये मेरा एक मतलब एक ये कहें कि एक सपना है। अगर वो सपना साकार हो जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि भाई कुछ करके जा रहा हूँ मैं, बिकॉज आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर एपीजे कलाम साहब। इमेंस, मैं बहुत उनको मानता हूँ। इनफैक्ट ऊपर वाला अगर है तो वो शायद ऐसा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बहुत ही स्वीट वर्ड्स बोले उनके लिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके जो फीचर्स है काफ़ी शार्प फीचर्स हैं और जब आप उनके गेटअप में आएंगे तो आई एम श्योर आप यू विल डू द जस्टिस टू द रोल। उसके अलावा सर अभी तक ये मुझे जानना था कि आप और कौन से लैंग्वेज में फ़िल्म करना चाहेंगे। जैसे आपने मुझे कहा था कि आप 9 लैंग्वेजेस जानते हैं, दैट्स अगेन अ रिमार्केबल थिंग। तो कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं और कौन सी लैंग्वेज आपने काम किया है या करना चाहते हैं, इसको लेकर अगर आप थोड़ी बताएंगे चीज़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने अब तक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तुलु, ये सब लैंग्वेज में फ़िल्में कर चुका हूँ। और मैंने 6 इंटरनेशनल फ़िल्में की है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैंने जर्मन फ़िल्म की है, पोलिश फ़िल्म की है, स्पेनिश फ़िल्म की है, फ्रेंच फ़िल्म की है। मतलब मैं कोई भी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को, मेरा पिकअप पावर बहुत अच्छा है, ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छा है। मैं
कोई भी लैंग्वेज में अपने आप को ढाल सकता हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है उसमें ढलना। तो इसके चलते अब मुझे कुछ कुछ फ़िल्में हैं, जैसे कि मुझे चेक्स की फ़िल्में हो जाए, चेकोस्लोवेक का एक वो उधर की फ़िल्में करनी है, डच नीदरलैंड की फ़िल्में करनी है। तो ये सब जैसे अपना ईरान की फ़िल्में बहुत अच्छी होती है, बांग्लादेश आजकल बहुत अच्छी फ़िल्में बनाने लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर के लोगों के साथ काम करूँ और एकदम अपने आप को और विकसित करूँ और मैं दिन प्रतिदिन ग्रो करूं, बस यही चाहता हूं। मैं हर फ़िल्म में लोग मुझे अलग पाए, बस मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा। दैट्स रियली नाइस। सर, आपने कहा कि आप इंटरनेशनल फ़िल्म में काम चुके हैं और आप बॉलीवुड में भी काम किए। तो उनका काम करने का तरीका और हमारे काम करने के तरीके में कुछ डिफरेंस है, या ऐसा कुछ आपको लगा कि यार वो थोड़ा बेटर है या हम बेटर है या हम थोड़े बेटर नहीं है, हो सकते हैं, ऐसा कुछ है तो आप बताएँगे तो क्या है कि हमारी जनता जानेगी तो वो भी थोड़ा पॉलिश कर सकती है, काइंड ऑफ फीडबैक? देखिए, अगर हम तुलना की बात करें तो हम तुलना कर ही नहीं सकते यहाँ और वहाँ से, क्योंकि वहाँ का अपना माहौल है, यहाँ का अपना माहौल है और यहाँ स्टार रोल इंडस्ट्री है। वहाँ पर कंटेंट ड्रिवन सिनेमा चलता है आज भी, और वहाँ पर कद काठी, रंग, रूप, रेखा ये मायने नहीं रखता है। वहाँ पर टैलेंट सबसे बड़ा होता है, वहाँ टैलेंट के हिसाब से ही आपको तौला जाता है, बनिस्पत इसके कि यहाँ स्टारडम के हिसाब से तौला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राधे में देखा, मैं इन्फॉर्मर का रोल किया, ठीक है, एक छोटा सा किरदार। ऑन दी कॉन्ट्री मैं अगर आप मेरी जर्मन फिल्म देखेंगे जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, द गर्ल विथ ग्रीन एमरल्ड, उसमें मेरा बहुत बड़ा किरदार है। तो ये डिफरेंस है कि हमें यहाँ हल्के में लिया जाता है और वहाँ हमारे वज़न को मद्देनज़र रखा जाता है, तवज्जो दिया जाता है। तो सर, जर्मन, आई एम सॉरी टू कट यू सर, आप जर्मन फिल्म में आपने काम किया है तो उसमें आपने क्या एक्टर प्ले किया, आपको चैलेंजेस क्या फेस हुए, क्योंकि जर्मन काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने वहाँ पर कैसे कोप अप किया और वो वहाँ से जो भी मतलब बैरियर्स थे उनको आपने ऊपर आके कैसा उन पर कंट्रोल किया, वो ज़रा बताएंगे आप? देखिए, ऐसे टाइम पे हम एक्टरों को थिएटर बहुत काम करता है और मैंने थिएटर खूब किया है। मैंने 20 साल रंगमंच में सक्रिय रहा है, बहुत निष्ठा से, शिद्दत और इबादत से मैंने थिएटर किया है। और इसके अलावा जो फ़िल्मों का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा टीवी जो कुछ भी काम किया है, तो वो सारा कुछ एक्सपीरियंस मुझे वहाँ काम आया इंटरनेशनल सिनेमा में। और जर्मन फिल्म की अगर बात करते हैं तो वो लोग बड़े ही प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं। वो लोग आपको 2-3 महीने पहले ही स्क्रिप्ट भेज देते हैं और ताकि अपन में वो काम करे। और एक ऐसा असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वहाँ पर जो हम दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, जिसे अंग्रेज़ी भी आती है, हिंदी भी आती है और जर्मन भी आती है। तो इससे हमको वो शब्दों का फ़ील क्या है और शब्दों का चयन क्या है, उससे हमको पता चलता है। तो बहुत यही वजह है कि फिर आसान हो जाता है और यही वजह है कि मुझे फिर तमिल, तेलुगु ये सब लैंग्वेज आती है, क्योंकि हम एक अच्छा कोई होना चाहिए। हम श्रोता अच्छे हैं, सुनने तानसेन है, लेकिन फिर हमारे सामने तानसेन भी अच्छा होना चाहिए जो हमको अच्छे से बोले कि है क्या। तो इफ़ इट ऑल यू आर अ गुड लिसनर, यू कैन पिक अप एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, प्रोवाइडेड यू शुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट। बिल्कुल सही सही। सर, अभी देखा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में काफ़ी हद तक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी एक तरह से सपोर्ट कर ही रहा है। तो आपका क्या मानना है कि ओटीटी इज़ डूइंग ग्रेट, और जब तक लॉकडाउन है ये तब तक ही ओटीटी बूम रहे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ओटीटी बूम होगा? इसके बारे में आप क्या करेंगे? इफ़ आई एम नॉट, आप ओटीटी पे भी काम किए हैं या कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपकी विचारधाराएँ क्या हैं इस पर? देखिए, एक अंग्रेज़ी में कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कोविड एक अच्छा बहाना मिल गया जिसके चलते ओटीटी चल पड़ा। और मेरा मानना है कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी हो या फिल्म बड़ा स्क्रीन हो, छोटा स्क्रीन हो, थिएटर हो, कोई भी माध्यम हो, हम परफॉर्मर हैं, हमको कोई वैसा नहीं होता है। हम वही परफॉर्म करते हैं जो बाकी जगह करते हैं। तो हमारे लिए कोई मायने, इनफैक्ट हमारे लिए ये है कि एक विकसित हो चुका है, एक और हमको नया प्लेटफॉर्म मिलता है, हमको टैलेंट उजागर करने का एक और नया आयाम मिल जाता है ओटीटी के रूप में। तो अच्छी बात है कि ओटीटी चल पड़ा है और राधे ने तो रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस भी कर डाला। तो अभी एक लगता है कि ओटीटी अभी हमेशा के लिए अपना अस्तित्व जमाने आया है यहाँ पर। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में ओटीटी ही का जो वर्चस्व रहेगा। और ऐसा लगता है मुझे शायद 10 साल बाद टीवी का पूरी तरह से खात्मा हो चुका होगा, या टीवी रहेगा भी तो सिर्फ
आप लोग के न्यूज़ चैनल के रहेगा। बस सिर्फ दुनिया न्यूज़ चैनल ही देखेगी टीवी में, और बाकी ओटीटी ही रूल करेगा। पूरा ओटीटी डाइवर्ट कर चुका होगा आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि थिएटर का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि आज भी बड़े से बड़ी संख्या में लोगों को थिएटर में फ़िल्में देखना पसंद है। यही राधे अगर आप बड़े पर्दे में देखें तो बात कुछ और होती है। छोटे पर्दे, आप कितना भी बड़ा मॉनिटर ले आए, होम थिएटर कहते हैं आप, लेकिन वो मज़ा आपको आ ही नहीं सकता है जो मज़ा आपको थिएटर में बंद अंधेरे में आता है। तो वो उसका एक अपना मज़ा है, और वो मज़ा मुझे नहीं लगता है कि कभी उसका खात्मा होगा, वो सदैव रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर अभी आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? कि लाइक जो भी पाइपलाइन में हैं या कुछ रिलीज़ पे होंगे, तो लॉकडाउन की वजह से भी इम्पैक्ट कर रहा होगा, तो उसमें से कुछ ओटीटी पे, जैसे अभी राधे आपकी मूवी रिलीज़ हुई है, तो और जो अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में ज़रा बताएँगे आप? जैसे आप ओटीटी की बात करें तो ओटीटी पे ही मेरा एक वेब सीरीज़ है, वो आने वाला है। टाइटल है मुल्ला नसरुद्दीन। तो अगर आपको याद हो, रघुवीर यादव किया करते थे, डीडी वन पे आया करता था मुल्ला नसरुद्दीन। अब वो ओटीटी में आ रहा है वेब सीरीज़ के रूप में, और मुल्ला नसरुद्दीन मैं प्ले कर रहा हूँ। तो बहुत अरसों बाद मुझे टाइटल रोल करने को मिला है, और बहुत चैलेंजिंग रोल है अपने आप में, जिसमें मैंने खालिस उर्दू बोली है, पूरे उसमें उर्दू डायलॉग्स है। तो बहुत मज़ा आया वो करने में। वो एक आ रहा है, मेरा एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर एमएक्स प्लेयर पे मेरा एक आएगा अभी सीरीज, जिसका नाम है दबंगई, जो कि गूंज बेस्ड है, वो एक आएगा। फिर मेरी एक फ़िल्म है आते जाते खूबसूरत, वो है। फिर माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4 है, पार्ट 4 वो आ रहा है। मैं पार्ट 2 में भी था। तो ऐसी और भी फ़िल्में हैं मेरी, जो कि अभी मराठी एक फ़िल्म है मेरी वड़न, जो कि अभी जल्दी हाल फिलहाल रिलीज़ होने वाली, उसमें मैं एज अ सेकंड हीरो आ रहा हूँ। तो वो भी फ़िल्म मैं बहुत, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत खुशी सर ये सब जान के कि आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ने आपको इम्पैक्ट नहीं किया, आपके स्पिरिट को तोड़ा नहीं, सबसे बड़ी बात वो है। और आपकी लगातार मूवी आ रही है, और हम ऊपर वाले से यही दुआ करें कि आपको और अच्छा काम मिले और अच्छी मूवी आए। जाते जाते हमारे फ्रेंड्स के लिए अगर आप कुछ दो शब्द बोल दें या कुछ अपने स्टाइल में, तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है, अगर आप सकारात्मक प्रवृत्ति रखते हो, विचारधारा रखते हो, तो और आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आप ग्रो कर रहे हो। और आपको यकीनन काम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। फिर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, या कोविड हो, या कुछ भी हो, आपको काम मिलना ही मिलना है। और नए लोगों से, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप अपने आप को जानो, समझो, देखो आपके अंदर है भी या नहीं है, आप डिज़र्व करते हो या नहीं है, और फिर वो हिसाब से अपने आप को तैयार करो, फिर समय दो। और वो समय के चलते आप नहीं प्रूव कर पाते हो, तो प्लीज़ आप फिर अपने घर चले जाएं। सर कोविड के लिए कुछ आप केयर के लिए बता सकते हैं कि लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? कि मास्क वगैरह अभी देखेंगे लाइक नॉर्मल हर नहीं, फिलहाल हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसलिए हमने मास्क निकाला, वरना हम भी मास्क पहनते ही हैं। तो उसके लिए अगर आप दो लाइन बोलेंगे तो हमारी जो जनता है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोविड के चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मुश्किल की इस घड़ी में ये एक महामारी है। तो ऐसे महामारी में जो कुछ भी एख्तियार हमारी सरकार कह रही है, या हू के द्वारा हमको पता चल रहा है, जैसे कि मास्क का पहनना, सैनिटाइज़र का सदुपयोग करना, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो अगर ये सब आप अच्छे से इसको निभाते हैं, इस सारे तो नॉर्म्स को निभाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोविड जैसा रोग लग सकता है। तो प्लीज़, और कोविड को प्लीज़ अन्यथा ना ले, इसे हल्के में ना ले। वाकई कोविड है, और ये बहुत बड़ी महामारी, ये सिद्ध हो चुका है, लोग मर रहे हैं। तो प्लीज़, आपकी जान कीमती है, इसे बचाइए। अपना लाइफ इज़ सो वेरी ब्यूटीफुल, एंड इट्स वन टाइम लाइफ, तो प्लीज़ इसकी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू राजकुमार जी, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स भी आपके लिए दुआ करें कि आपका दिन शुभ हो, और आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छी काम करें, अच्छी मूवी करें, और हम आपसे वापस जुड़ने का हमें मौका मिले। और जाते जाते सिर्फ दो लाइन इन टाउन चैनल की। देखिए, इस टाउन में काफ़ी चैनल, लेकिन इन टाउन एक ऐसा चैनल है जो वाकई पूरे टाउन की खबर देता है, और टाउन के साथ साथ बाकी जो हमारे होम टाउन है पूरे इंडिया में, देश भर में, सबकी इनडायरेक्टली खबर देता है। तो मैं चाहता हूँ इन टाउन चैनल को आप भारी से भारी संख्या में आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रायता फैला दें कि इन टाउन में टाउन है। थैंक यू सो मच राज कनौजिया जी। और ये हमारे साथ थे राजकुमार कनौजिया जी, जिन्होंने हमें टाइम दिया। और कीप वॉचिंग इन टाउन, एंड थैंक यू सो मच।